These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ होगे, अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होगे। और यार चालू करते हैं आज का सेशन। तो यार तुम्हारा आ चुका है नया सिलेबस और ये तुम्हारे पुराने जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उनसे टोटली अलग है। हर बार जब भी पैटर्न चेंज होता था तो थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज होता था। जैसे हमारा बैच पहला था जिसने तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस का 10th का बोर्ड दिया था, ठीक है। लेकिन यार अब तुम्हारा तो इस टाइप से कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो पूरा पैटर्न ही बदल दिया गया। तुम्हारा वापस से सेपरेट कर दिया गया 2 टर्म्स में। इसके साथ साथ यार तुम्हारा पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया। हालांकि यार ये कितना फ्रूटफुल है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना घर पे पढ़ रहे हो खुद से। और यार एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होते ही हैं, तो हम आज तुम्हारी बात कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से हम अपने इस टर्म की तैयारी कर रहे होंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगा, क्या पैटर्न होगा, किस टाइप से हम कर रहे होंगे तैयारी, ठीक है। तो चलो यार चालू करते हैं जल्दी से आज तुम्हारा सेशन। मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे हमको फॉलो कर रहे हो, कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आ रहा होता है। और यार तुमको नोट्स कहाँ से मिल रहे होंगे, तो तुम पढ़ले.in पे जाओ, तुम्हारे लिए नोट्स तुमको मिल रहे होंगे। और तुम्हारे नए पैटर्न के हिसाब से भी तुम्हारे लिए कई चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा वेट करो, मैं अभी नहीं बोल सकता, कुछ टाइम वेट करो, तुम्हारे लिए कुछ हफ्तों के अंदर ही चीज़ें अनाउंस हो रही होंगी। क्योंकि यार तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यार तुमको ये तो पता चल ही गया होगा तुम्हारा टर्म 1 कब है, नवंबर से दिसंबर के बीच। और तुम्हारा टर्म 2 कब है, मार्च और अप्रैल के बीच, ठीक है। तो यार टर्म 2 आने में मुश्किल से तुम्हारे 4 से 5 महीने बचे हैं। और टर्म 2 में मतलब इसके बीच में भी यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 3 महीने का गैप रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो यार ये सोच के मत दें कि अब MCQ पैटर्न है, फाइनल में सब्जेक्टिव है तो अभी नहीं पढ़ते हैं, फाइनल में पढ़ेंगे, अभी के एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो यार ये गलती मत करना और टर्म 1 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। जो कि मान लो सिचुएशन ख़राब हो जाती है, अपन तो नहीं चाहेंगे ख़राब हो, लेकिन अगर हो जाती है यार तो तुम्हारे टर्म 1 के मार्क्स से जो तुम्हारे मार्क्स होंगे वही तुम्हारे फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। ऐसा भी था तुम्हारे CBSE के नोटिस में, ठीक है। तो मेक श्योर तुम टर्म 1 को भी उतना ही अच्छे से दे रहे हो और टर्म 2 को भी उतना ही अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। तो यार ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है। और तुम्हारे पास यहाँ पे कितने महीने हैं, 4 से 5, ठीक है। अपन थोड़ा मोटा मोटा मान के चल रहे, इसकी थोड़ा बहुत वेरी कर सकती हैं चीज़ें। तो 4 महीने मान के चलो, तुम्हारे पास यहाँ 4 महीने हैं, ठीक है। और यहाँ कितने महीने हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 महीने हैं भाई साहब। तो यार सिर्फ तुम्हारे पास 6 से 7 महीने और पूरा सिलेबस तुमको ख़त्म करना है। लेकिन पॉइंट क्या है, यहाँ पे 4 महीने और यहाँ कितने, सिर्फ 2 महीने हैं तुम्हारे पास। तो यार तुमको सिलेबस यहाँ पे आधा करना है और यहाँ पे आधा करना है। तो 2 महीने में आधा सिलेबस हो जाएगा क्या, तो यार थोड़ा सा डाउटफुल है। तो एक चीज़ तुम लोग ट्राई करोगे कि तुम्हारा जो सिलेबस है, ठीक है, तो तुम्हारा टर्म 1 और टर्म 2 का, इसकी हम आगे बात करते होंगे। बस एक अभी मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ तुम्हारी कि टर्म 1 का जो सिलेबस है तुम्हारा वो तो तुम पूरा कर रहे होगे। और साथ में टर्म 2 का कुछ सिलेबस, टर्म 2 का मान लो तुम यहाँ पे 20%, ठीक है, इसका तुम पूरा और यहाँ का इसका 20%, इतना सिलेबस तुम कर लो तुम्हारे टर्म 1 एग्ज़ाम से पहले। इससे क्या फ़ायदा होगा यार, देखो तुमने टर्म 1 का तो पूरा कर लिया और टर्म 2 का थोड़ा सा किया, तो तुम एकदम डाइवर्ट नहीं हुए अपने पाथ से, तुम्हारा मेन फोकस टर्म 1 पे ही रहा। लेकिन यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि यार तुम यहाँ 2 महीने में देखो तुम्हारे पर बहुत लोड आने वाला है, ठीक है। तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे 2 महीने में प्रैक्टिकल्स भी हो रहे होंगे। वैसे यहाँ पे भी है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स सारे एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट में नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जिनके जिनके हैं तो यार तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी हो रहे होंगे इसी टाइम पे, ठीक है। अब वो कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल किस टाइप से होते हैं प्रैक्टिकल, अब वो तुम देख लो। लेकिन तुम्हारे एग्जाम हो रहे होंगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो यार यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए 30% सिलेबस करना रहेगा तुमको, ठीक है। और पहले 20% हम कर चुके होंगे, तो तुम्हारा पहले से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कर रहे होगे। और ये ध्यान रखना तुमको इन्हीं महीने में रिवीजन भी करना है। तुम पढ़ तो रहे हो अपना नॉर्मल जितने महीने में, लेकिन यार इसी टाइम में तुमको अपना रिवीजन का भी शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो इन सब बातों को तुम ध्यान रख रहे होगे, क्योंकि यार सबके लिए कॉमन टाइम टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है। तो इन जनरल तुमको ही डिसाइड करना है। बस मैं तुमको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, एक पाथ बता सकता हूँ कि क्या फॉलो करोगे तो तुमको बेटर चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो यार, तुम्हारा ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है वो तुम इन 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करो, ठीक है। तो पहला पार्ट तो यार तुमको सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि
तुम दौड़ रहे हो रेस में, तुमको पता ही नहीं है किधर दौड़ना है, ठीक है, तो क्या मतलब होगा दौड़ने का। तो यार सबसे पहले तुमको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से हैं। अगर कोई चैप्टर में ऐसा पार्ट है कि एक पार्ट आ रहा है एक पार्ट नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में है, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट का ध्यान रख रहा हूँ, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस नहीं पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो तुम ये सब चीज़ों का ध्यान रख रहे होगे। और सिलेबस तुम एनसीईआरटी में यार प्रॉपर मार्क कर रहे होगे कि तुम्हारा सिलेबस कैसा है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या करोगे तुम, सिलेबस तुम्हारा हो गया, उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई करना है, लेकिन स्टडी पैटर्न थोड़ा सा बदलाव करेंगे अपन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब पढ़ना तो यार तुमको वही सब्जेक्ट्स हैं, वही तुम्हारे चैप्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारा एग्जाम पैटर्न बदला है, इसलिए हम तुम्हारा थोड़ा स्टडी पैटर्न भी बदलेंगे। हालांकि तुमको पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए, लेकिन यार मार्क्स भी मैटर करते हैं, ठीक है, तो हम उनकी भी बात कर रहे होंगे। और यार फाइनल तुम्हारा प्रैक्टिस, अब तुम दौड़े जा रहे हो, अकेले दौड़ रहे हो, तुमको लगता है तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन यार जब तुम रेस में जब तक दौड़ोगे नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा कि साथ वाले कैसे भागते हैं, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं कि तुमसे कम अच्छे हैं, तुम और कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो यार प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इसको दिए बिना अगर तुम जा रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। हम एक एक चीज़ में बढ़ रहे हैं यार, तो पेशेंटली देखो वीडियो को पूरा, बहुत लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो जाएगा ये, ठीक है। तो यार पहला चीज़ तुम सिलेबस मार्क कर रहे होगे, और ये इंडेक्स वाला पेज जो सिर्फ तुम वो चैप्टर का पेज नंबर देखने के लिए खोलते हो, उसका एक काम और करो, वहाँ पे सारे चैप्टर मार्क कर लो, ये चैप्टर हैं, ये टर्म 1 में आ रहे हैं, इसका इतना वेटेज है, क्योंकि कई सारे चैप्टर्स में तुम्हारा वेटेज दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पे ऐसे वेटेज भी लिख रहे होगे। और यार फाइनली कौन कौन से चैप्टर नहीं आ रहे ये सब, और तुम्हारा टर्म 2 का, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम लिख रहे होगे। इसके बाद तुम्हारा सेकेंड टॉपिक स्टडी पैटर्न। सिलेबस अब छोटा सा ही टॉपिक है, अब उस पर बहुत ज़्यादा टाइम तो लगाओगे नहीं, एक दिन में सब चीज़ कर लेना, उससे ज़्यादा टाइम क्यों ही दोगे यार, वैसे भी 1-2 घंटे का ही काम था, तो देख लेना अपने हिसाब से ये चीज़ तुम। इसके बाद स्टडी पैटर्न, यहाँ पे एकदम तुम्हारा चेंज आ गया है, किस चीज़ में, तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तो स्टडी पैटर्न में भी चेंज होगा। पहले तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होता था, अब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। टर्म 1 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, टर्म 2 तुम्हारा सब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना, इस चीज़ को कोई कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो जब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो यार क्या होता है, सब्जेक्टिव में तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे आंसर्स लिखने रहते हैं तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है यार कि अगर तुमको कुछ नहीं आता है तब भी उससे रिलेटेड तुम कुछ लिख के आ जाते हो और उसका कुछ ना कुछ नंबर मिलता है, ठीक है। MCQ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है यार कि तुम तुक्का मार रहे हो, ठीक है, तुम मन से मार रहे हो, तो तुम ये सोचोगे कि 4 में से एक ना एक तो सही होगा ही, तो 4 क्वेश्चन करूँगा तो 4 में से कोई एक तो सही होगा, लेकिन यार तुम्हारा यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पे फिर भी तुमको मार्क्स मिल रहे होते हैं, यहाँ तुम्हारा गलत मतलब गलत, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो कि अब तुमको जो NCERT है उसको एकदम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है NCERT के, तुम भी मानोगे। और यहाँ पे एक और चीज़, किसी रेफरेंस पे जंप मत करना, ठीक है। तो यार तुम एक एक लाइन NCERT की पढ़ रहे होगे, अंडरलाइन कर रहे होगे, और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे तुम्हारी डेट्स हो गई इंपॉर्टेंट, तुम्हारे इंपॉर्टेंट नाम हो गए, तुम्हारे इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए, ठीक है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गए। ज्योग्राफी की बात करें तो, मैथ्स वाले बात करें तो उनके थ्योरम वगैरह होते हैं, हम यहाँ पे मैथ्स की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें तुम अलग से नोट कर रहे होगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यार ये एक चैप्टर की तुम्हारे 2 से 3 पेज में अपने आप आ जाएगी, और तुमको बहुत कम टाइम लगेगा ये सब करने में, ठीक है, मतलब रिवीजन करने में तुमको बहुत कम टाइम लगेगा, नहीं तो रिवीजन में वापस तुम NCERT खोल के बैठ जाओगे और तुमको बहुत टाइम लग जाएगा, और यार तुम्हारी ये जो स्ट्रेटेजी है कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा चेंज हो गया यार, अब तुमको लिखना नहीं है, तो एक चीज़ है जिसकी राइटिंग स्लो थी उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ यार राइटिंग अपनी सुधार लेना, वो आगे भी काम आती है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम। तो यार MCQ पैटर्न हो गया है, तो तुमको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ भी हमने बात कर ली। अब तुम्हारी 3 चीज़ यहाँ पे तुम बुक रीडिंग के जब पढ़ते टाइम तुम ध्यान रखोगे। पहला, रीडिंग पैटर्न, तुम चैप्टर पूरा पढ़ोगे जैसे पढ़ते थे, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर रहे होगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, इनके बारे में तुम अलग से कहीं पर लिख रहे होगे या फिर अलग से हाईलाइट कर रहे होगे, ठीक है। तो रीडिंग पैटर्न में तुम ये चेंज कर रहे होगे। नोट मेकिंग में क्या चेंज करोगे यार, कि यही चीज़ें जो अगर जिसको हाईलाइट करना पसंद थी, ये चीज़ जो मैंने बताई कि इंपॉर्टेंट नेम्स वैसे तुम हाईलाइट कर रहे हो, कई लोग को हाईलाइट करना नहीं अच्छा लगता, तो यार उस चीज़ को नोट बना रहे होंगे उस चीज़ पर, ठीक है। तो यार तुम्हारा एक चैप्टर का मैंने बताया मुश्किल से 1 या 2 पेज में आ जाएगा, तो यार तुम्हारे 10 पेज में तुम्हारे पूरे नोट्स बन चुके होंगे एक सब्जेक्ट के, तो इससे ज़्यादा टाइम तुमको लगेगा नहीं। मैं एक टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा इतना जल्दी सिलेबस हो रहा होगा। हाँ यार नोट्स बनाते टाइम हो सकता है तुमको थोड़ा आलस आए, टाइम लगे, लेकिन रिवीजन के टाइम पे तुम अपने आप को थैंक यू बोल रहे होगे कि यार मैंने नोट्स बना लिए, अब ये मेरे काफ़ी काम आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ कई लोग को बहुत बाद में समझ आती है। तो यार इसलिए मैं तुमको अपने ही मिस्टेक्स, अपने दोस्तों के मिस्टेक्स जो तुम कि उसे बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ें मत करना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बार तुम्हारे पास होते थे, तो जो बच्चा पढ़ा नहीं है ना उसके पास भी एक ऑप्शन होता था कि मैं क्या दिक्कत है, मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेता हूँ अच्छे से और तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस, मतलब 60-70% तो हो ही जाता है। लेकिन यार इस बार तो तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे। तो इसीलिए इस बार इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है हमको। हाँ, हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर का वेट करेंगे, लेकिन यार अभी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड कैसे भी मत होना, ठीक है। मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार इस बार तुम्हारे पास सीबीएसई के सैम्पल पेपर भी नहीं है, तो तुमको वो चीज़ होगा नहीं। अब तुम्हारी बुक तुमको चालू कैसे करना है पढ़ाई, तो तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए कि यार सबसे पहले तुम जो तुम्हारी बैक एक्सरसाइज खोलो, चैप्टर नहीं पढ़ना है, पहला काम करना है बैक एक्सरसाइज खोलनी है, उसमें जो एमसीक्यू गिवन है उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं तुमको समझ आए, तुमको आंसर आए, जब तक चैप्टर पढ़ोगे नहीं वैसे आएगा भी नहीं। लेकिन यार तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो एमसीक्यू पैटर्न है वो पूछना क्या चाहता है तुमसे, ठीक है। अब तुम्हारा लॉन्ग आंसर आता है तो तुमसे ये पूछ लेता कि ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके 5 फीचर्स बताओ, ऐसा बताओ, वो बताओ। लेकिन तुम्हारे एमसीक्यू में एकदम स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक है तुम्हारे, तो तुमको समझ आएगा कि पढ़ना कैसे है किसी चीज़ को, ठीक है। तुम पढ़ने बैठ जाओगे, अंधाधुंध पढ़ोगे, तुमको आधी चीज़ें आएंगी, आधी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन जब तुम ऐसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन पढ़ के, तो तुम्हारे अपने आप क्लिक होगा। जैसे तुमने किसी डेट के बारे में पढ़ा तो अपने आप समझ आएगा कि अच्छा इससे एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का, ठीक है। तुम्हारा मान लो कोई एक तुम्हारा माउंटेन का फीचर लिख के रखा है कि तुम्हारा माउंटेन ऐसे ऐसे बना है ना, तो इस प्रोसेस से बना, तो तुमको यहाँ समझ आएगा हाँ ये प्रोसेस का नाम पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम इस तरह पढ़ोगे ना कि क्वेश्चन तुमने देख लिए, कुछ ज़रूरी नहीं कि तुमने सारे क्वेश्चन देख लिए, तुमने जितने तुम्हारे एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको देख लो, उसके बाद लिखना, तो उसके बाद तुम पढ़ना चालू करो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ नोट मेकिंग, जिसकी बात मैंने कर ली तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए मेंशन किया था यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल स्टेप भी तुम्हारा आके वापस एक्सरसाइज में ही ख़त्म होगा कि अब तुमने पढ़ लिया, तो यहाँ पे तुम्हारा अभी भी 50% सिलेबस ही हुआ है। क्या बात कर रहे हो भैया, हमने तो पूरा पढ़ लिया। लेकिन यार तुमने पढ़ लिया पूरा, लेकिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया क्या? नहीं। तो यार जब तक तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारा चैप्टर डन नहीं कहेगा। तुम यहाँ से 2 चीज़ें होंगी, एक तो तुमको पता चलेगा कि तुमने जितना पढ़ा तुमको उसमें से कितना समझ आया, ठीक है। और ये मैं रिवीजन के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने चैप्टर पढ़ा उसके जस्ट बाद तुम क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तुमको तो एक समझ आएगा कि तुमने कितना पढ़ा, तुमको कितना समझ आया। दूसरी चीज़ तुमको अपने आप वापस रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो तुम बहुत सारी चीज़ें हो सकता है तुमने पढ़ी हो, सबकॉन्शियस माइंड में हो, लेकिन तुमको अभी नहीं याद आ रही हैं। तो जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा, और एक बार क्वेश्चन करने के बाद यार कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में अटक रहे हो कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये उनको आती है जिनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कर रहे होगे। और यार एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, तो अदर सोर्सेज के जो ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं तुम वहाँ से भी क्वेश्चन कर रहे होगे। तुम्हारे लिए इसके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ सोची जा रही है, मैं अभी अनाउंस नहीं कर सकता। तो यार उस चीज़ के लिए वेट करो, तुम कुछ दिन में ही जान जाओगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यार अब इसके बाद फिर प्रैक्टिस करना, तुम थर्ड स्टेप क्या था तुम्हारे उसमें कि तुमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस कब करना है? तुमने कुछ महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब तुम एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मतलब कम से कम तुम 20 से 25 दिन पहले, ठीक है, मतलब आधे महीने पहले से तुम रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। अब रिवीजन कैसे करना है? एक तो रिवीजन तुम्हारा कंटिन्यूस चलता रहता है ना, कि मतलब तुम पुराना चैप्टर जिस दिन इच्छा हो उस दिन वापस उठा के रिवाइज करने लगे। लेकिन जो फुल फ्लेज्ड रिवीजन होता है वो तुम एग्जाम के कम से कम 20 दिन पहले से चालू कर रहे होगे, ठीक है। और इसमें तुम्हारे 3 स्टेप्स होंगे। पहला, तुम रिवीजन कर रहे हो चैप्टर्स को, ठीक है, जो मैंने नोट्स बताए थे तुमने बनाए होंगे, मतलब बनाओगे इन फ्यूचर, तो उससे तुम रिवाइज कर रहे होगे अपना। दूसरा स्टेप यार तुम MCQ सॉल्व कर रहे होगे। हम किए तो थे भैया पहले, लेकिन यार तुमने काफ़ी पहले किए थे, अब तुम्हारे इतने सारे चैप्टर हो गए तो तुम भूल रहे होगे। और यहाँ पे तुम एक चैप्टर के साथ में करो या फिर तुम जितने चैप्टर्स हैं सबको मिला के साथ में करो। यहाँ पे दोनों चीज़ें वैलिड होती हैं, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे कर रहे हो, मतलब फाइनल जो रिवीजन है तुम्हारा। और यार आखिरी में तुम्हारे मॉक टेस्ट, उस टाइम तक तुम्हारा CBSE का भी वो आ गया होगा, ठीक है। और तुम्हारे आसपास मतलब तुमको बहुत सारे एग्ज़ाम के वो सैम्पल पेपर मिल रहे होंगे, ठीक है, ऑनलाइन मिल रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। तो तुमको उस टाइम काफ़ी सारे मॉक्स भी मिल जाएंगे। मॉक्स मतलब तुम्हारा सैम्पल पेपर, ठीक है। तो तुम सैम्पल पेपर लगाओगे, कम से कम 2-3 लगाओगे, तो यार उससे तुमको प्रॉपर अंदाज़ हो जाएगा
अगर तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं टाइम है तब भी यार एक पेपर तो लगा के ही जाना, तुमको टाइम का अंदाज़ होगा कि तुमको कितना टाइम लग रहा है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और यार सबसे अंडरडॉग चीज़ है तुम्हारी MCQ पैटर्न में असर्शन रीजनिंग। इसको क्या करते थे यार, हम छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि तुम्हारे पहले एग्जाम में ये 1 मार्क्स का आता था, 2 मार्क्स का आता था, तो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। अब यार तुम्हारा कंप्लीट MCQ होने वाला है पेपर, ठीक है। तो अब तुमको पता नहीं कितने मार्क्स क्या हैं। अब CBSE जब तक निकालती नहीं तुम्हारा पेपर तब तक तुम बोल नहीं सकते कि कितने मार्क्स का आएगा। तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो यार असर्शन रीजनिंग के तुम क्वेश्चंस कर रहे होगे अलग से, ठीक है। तुम किसी भी चैप्टर के आगे असर्शन रीजनिंग टाइप कर देना गूगल में, तुमको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो कम से कम एक चैप्टर के तुम 4-5 असर्शन रीजनिंग कर रहे होगे, तो इससे तुमको आइडिया लगेगा इनको कैसे डील करना है, क्योंकि इनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती वो कई बार अटक जाता है, ठीक है। तुम इन चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होगे। और आखिरी चीज़ जिसके लिए अलग से एक वीडियो बन सकता है और बनाएंगे भी, तुम्हारा एक नोट मेकिंग में कि कैसे करना है, और एक लॉजिकल तुक्का क्या होता है। तुक्का वर्ड तो तुम सुन लोगे तो बहुत लगेगा कि चीटिंग की बात कर रहे हैं यार, ये तो बस किस्मत की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लॉजिकल तुक्का होता है वो तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारा पढ़ा हुआ नॉलेज ही काम में आ रहा होता है। होता क्या है यार कि तुमने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, तो वो क्यों हुई है तुमको पता है, और क्यों नहीं, मान लो तुम्हारे 4 ऑप्शन है, ठीक है, और तुमको पता है कि ये इसमें से कौन सा नहीं है। तुम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई एक आंसर सही है, मतलब कोई 4 आंसर, 3 या 4 आंसर गलत भी हो रहे होंगे। तो कई बार क्या होता है तुमको सही आंसर नहीं पता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता ये पता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में भूल जाओ, बस इतना जानो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तुम इसको भी हटा दो, तुम्हारे 4 ऑप्शन है, तुमको ये पता है कि ये और ये तो नहीं हो सकता, मतलब A या C में से। तो अब तुम्हारे 1/4 में से तुम्हारे डायरेक्ट चांसेस कितने हो गए, 1/2, मतलब तुम्हारे पहले 25% चांस थे आंसर सही होने के, अब कितने हो गए, 50%। तो यार यहाँ पे तुम्हारा आंसर कई बार सही हो ही जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि तुम यहाँ तक बता सकते हो कि ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते, तो ये बचा वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तुम इसमें श्योर नहीं हो कि ये वाला सही होगा, लेकिन तुम इन तीनों में श्योर हो कि ये तीनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह लॉजिकल तुक्का होता है। बस मैंने तुमको यहाँ पे हिंट दिया। इस पर एक छोटा सा वीडियो करेंगे अपन, जिसमें अपन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो प्रॉपर इस तुम्हारे लॉजिकल तुक्के से लग रहे हों और तुम्हारे सिलेबस के ही हों, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो का वेट करना, तुम्हारे 2 या 3 दिन में आ रहा होगा वो। एक तुम्हारा नोट मेकिंग का भी वीडियो आ रहा होगा, और तुमको स्ट्रैटेजी पे चाहिए कि स्ट्रैटेजी कैसे अपन मेंटेन करें, 2-3 महीने में हम कैसे सिलेबस मैनेज करें। मैं पर्सनली नहीं मानता यार कि तुमको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, लेकिन तुमको एक पर्टिकुलर तरीका चाहिए कि कैसे बनाना स्ट्रैटेजी, तो बता देना, एक हम बेसिक वीडियो बना लेंगे। तो उसमें से यार तुमको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, तुमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए। और यार आखिरी चीज़, तुम CBSE के सैम्पल पेपर का वेट मत करना कि ये आएंगे तो हम पढ़ना चालू करेंगे, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना, तो पढ़ते रहना तुम, ठीक है। तो यार जब भी चीज़ आ रही होंगी हम बता रहे होंगे, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो। जितनी चीज़ें बताइए उनको वापस सुनो, समझ नहीं आई तो। तब तक के लिए बाय।